हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिक्स टू रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फ्लो मीन्स जो कंटिन्यूस मैनर में हो रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उन सभी को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। चाहे कैश इनफ्लो हो रहा है, मीन्स बिजनेस में कैश आ रहा है, या फिर बिजनेस से कैश जो है वो जा रहा है। तो इन सभी के बारे में, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो फ्लो होता है, मतलब फ्लो जो कंटिन्यूस मैनर में हो रहा है, कैश विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, एंड सेकंड यहाँ पे टर्म यूज है कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स वो होते हैं जो इजीली, जिन सिक्योरिटीज़ को हम इजीली जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, उसे कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम अनदर वर्ड में कहें तो स्टेटमेंट ऑफ ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज़ नोन एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए जी बच्चों, चाहे कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मीन जब बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, और आउटफ्लो जब बिजनेस से पैसा जो वो जा रहा है, उस टाइम उन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक समराइज फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्दर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को थ्री एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें जितने जो चेंजेस आएगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो को, उसको हम चेक करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो कंसर्न करती है आपके डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रहेंगे आपके जो भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, लॉन्ग टर्म आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आपने इन्वेस्टमेंट की या फिर उनका बाई किया या फिर सेल किया, उन सभी को हम जो है वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे, परचेज और सेल से रिलेटेड, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कम देखिए, कंपनी जो है वो रेज़ करती है फंड थ्रू द इशूइंग ऑफ शेयर्स और एंड डिवेंचर्स। तो उनको इशू करने के थ्रू जो पैसा रेज़ हो रहा है, जो इनफ्लो आ रहा है कैश का, और जो उसके ऊपर जो डिविडेंड और इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, उन सभी को हम इसमें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों, मेनली जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आपकी थ्री टाइप्स की एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम देखिए बच्चों, आपकी बुक में जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है फॉर्मेट बहुत ही बड़ा दिया गया है, लेकिन हम इसे इजी फॉर्म में जो है वो लर्न करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। सबसे पहले हम बात करें, हमने बात की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हम बात करेंगे फर्स्ट कैश इन हैंड। जो कैश इन हैंड मीन्स जो हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास जो कैश जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, जो कैश हमारे बैंक में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसे हम चेक के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या फिर हम पे कर सकते हैं। आगे है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जो विद इन 12 मंथ से रिलेटेड है, उन डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है आपके बच्चों। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को क्यों कहा गया है इसमें, क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल है इनटू कैश, ठीक है। इसमें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो हम जिस जिसको हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं फॉर विद इन 12 मंथ के लिए। आगे है चेक्स एंड ड्राफ्ट इन हैंड। अब हम जो भी हमारे पास चेक हमें रिसीव हुआ है या चेक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, अनदर मेथड जो रहता है चेक के अलावा जो ड्राफ्ट का, तो ड्राफ्ट को जो हमें के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, ड्राफ्ट हमने किसी से रिसीव किया है, उन सभी को हम क्या मानेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आगे
अब हम सबसे पहले जो है हम कैलकुलेशन के लिए मैंने ट्रिक बनाया है जीडीपी। वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सी होती है? जो इरेगुलर इन नेचर है, जो रेगुलर नेचर में नहीं है, जो बार बार नहीं होती हैं चीज़ें। जैसे देखिए बच्चों, बार बार क्या नहीं होता आपके बिजनेस में, बार बार थेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, बार बार लॉस लॉस बाई फायर नहीं होता है, लॉस बाई थेफ्ट नहीं होता है, या फिर अर्थ क्विक नहीं आ रहा होता है, फ्लड नहीं आ रहे होते। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं जो इरेगुलर इन नेचर है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जीडीपी जो है वो एक ट्रिक बनाया है, आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। जी फॉर जनरल रिजर्व की बात कर रहा है, डी फॉर डिविडेंड की बात कर रहा है, और पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की बात कर रहा है। आगे हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन के मेथड की। सबसे पहले हम क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस करेंगे, मींस सरप्लस। सरप्लस मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास जो क्लोजिंग ईयर का मीन्स, देखिए हम जब भी कंपेरेटिव करेंगे एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, दो 2 ईयर्स की क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, 2 ईयर्स के बैलेंसेस को जो भी चेक करते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो लास्ट ईयर का गिवन होगा, ठीक है। और सॉरी, इस क्लोजिंग ईयर जो गिवन होगा उसमें से हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग ईयर होगा वो जो है वो उसमें से लेस करेंगे। आफ्टर द ऐड उसमें क्या करेंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व चाहे ऑल ट्रांसफर टू फ्रॉम बैलेंसेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डी डी फॉर डिविडेंड। डिविडेंड में आपका इंक्लूड रहेगा इंटरिम डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, या फिर आपके पास जो फाइनल डिविडेंड हो। देखिए बच्चों, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी ने बना तो दिया लेकिन अभी आपने कंपनी ने इशू नहीं किया, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड होगा, लास्ट ईयर का हम प्रीवियस ईयर का जो है यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो विद इन फाइनेंशियल ईयर में जो है कंपनी जो है वो पे करती है, तो उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो उसके हम करंट ईयर का इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो प्रपोज्ड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। आगे हम बात करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब देखिए बच्चों, प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है हमने क्या किया था, मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसको हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे, तो ये बना जीडीपी, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स को कैलकुलेट करने के 3 अनदर जो है वो स्टेप्स रहते हैं, वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। आगे अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के थ्रू जो है आपको डेबिट मीन्स कोई लॉस हुआ है, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, अर्थक्वेक के थ्रू, या फ्लड के थ्रू, या फिर अनदर कोई इरेगुलर नेचर का कोई या अब नॉर्मल जो अभी आपके इंसिडेंट रहा है ईयर में, उसको जो है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अब उसके बाद आप लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई आपको रिफंड रिसीव हुआ है इनकम टैक्स, देखिए बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर जो है कंपनी क्या करती है, इनकम टैक्स पे करती है। उसके थ्रू जो है अगर आपको जो है क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, अगर आपको मान लीजिए आपके जो है वो अगर आपको जो है रिसीव हुआ है, कोई रिफ़ंड रिसीव हुआ है इनकम टैक्स को पे करने के बाद, क्योंकि टैक्स जो है वो लायबिलिटी है, ठीक है। आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे आपके बहुत जीएसटी में भी आपका जो अगर इनपुट जीएसटी ज़्यादा होता है आउटपुट से, तो आपको क्या होता है, रिफंड रिसीव होता है, ठीक है। आगे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ़ एनी क्रेडिट टू द गेन। अगर मान लीजिए देखिए, अगर लॉस होता है तो उसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के आपने इंश्योरेंस करवा के रखी है, और ऐसे इंसिडेंट के थ्रू आपको कोई गेन क्या होता है बच्चों, जो इरेगुलर नेचर का होता है, जो कभी कभार हो रहा होता है, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो रेगुलर नेचर का हो सकता है, लेकिन गेन जो होता है वो क्या होता है, आपका इरेगुलर नेचर का होता है, जो बार बार ना हो, गेन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो है वो फर्स्ट स्टेप रहता है। आगे हम बात करेंगे केसेस ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। देखिए बच्चों, हमने
इन पीछे अगर हम बात करें तो हमने जीडीपी की बात की, ठीक है। तो जीडीपी में क्या रहेगा आपका, देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। 3 टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए जो है फर्स्ट केस क्या रहेगा, व्हेन प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और either income tax paid is given in the additional information and no other information is given in the balance sheet, then we consider as provision for taxation made equivalent to income tax paid or vice versa। क्या कहा गया, देखिए फर्स्ट केस क्या रह सकता है आपका कि आपके ट्रायल जो बैलेंस शीट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की गई है। अब उसमें क्या किया गया, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे या तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड होगा, आइदर इनकम टैक्स पेड होगा, दोनों में से कोई एक इंसिडेंट होगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड है, मान लीजिए यहाँ पे है 70,000, तो इनकम टैक्स कितना होगा 70,000। अगर ये टैक्स यहाँ और इस क्वेश्चन में देखिए नीचे थोड़ा सा आप देख पाएंगे, तो यहाँ लिखा है टैक्स रुपीज़ 70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर टैक्स जो है वो 70,000 पेड है ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितना होगा बच्चों, वो भी 70,000 ही होगा। बच्चे ये जो है आपने अज्यूम करना होता है एक तरह से, ठीक है। आप इसको जो है बड़े ध्यान से करेंगे। केस नंबर सेकंड की बात करेंगे हम। केस नंबर सेकंड की बात करें, व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज गिवन इन द बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट में तो गिवन है, कैश स्टेटमेंट जो आपने को मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो है वो उससे आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इनकम टैक्स पेड के। प्रीवियस ईयर मान लीजिए 2019 का है, तो ये 2019 और 2020 हम अलग अलग ईयर ले रहे हैं, मीन्स 2090 जो है वो प्रीवियस ईयर है, उनको उसको हम मानेंगे इनकम टैक्स पेड, और करंट ईयर के जो बैलेंस होगा उसे कंसीडर करेंगे हम प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड। यहाँ देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये जो है 2014 31 मार्च 2014 और 2015 का जो है वो डाटा गिवन है। देखिए ये जो है वो नोट्स टू अकाउंट मीन्स बैलेंस शीट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, इनकम टैक्स पेड। तो ये जो 90,000 है ये क्या है, इनकम टैक्स पेड, और 70,000 क्या है आपके पास यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आप क्या करते हैं, करंट ईयर के जो आपका बैलेंस रहता है उसे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड और प्रीवियस ईयर के बैलेंस को आप कंसीडर करते हैं इनकम टैक्स पेड में। आगे थर्ड कंडीशन क्या रहती है कि केसेस ऑफ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, when provision for taxation is given in the balance sheet format with additional information like provision for taxation made, income tax paid, when then we create provision for taxation account। देखिए आपके यहाँ क्या बात हुई कि बैलेंस शीट में भी इंफॉर्मेशन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दोनों में से कोई एक कंडीशन रहेगी, या तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड गिवन होगा, आइदर इनकम टैक्स पेड गिवन होगा। उस केस में हम क्या रेडी करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोविज़न फॉर आप देखें प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है फॉर 31 मार्च 2015 और 2014 के लिए। तो 31 मार्च 2015 के लिए है 70,000 और 31 मार्च 2014 के लिए है 90,000 बच्चे, और साथ में क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। टैक्स जो है वो क्या है, ₹70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, पहले कंडीशन, पहला जो केस हमने पढ़ा था वहाँ सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी, सेकंड में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जो है आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन थी, और थर्ड केस में जो है आपको
दोनों जगह इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, बैलेंस शीट में भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में के रूप में भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में अकाउंट जो है वो उसका वो क्या होता है आपकी उसका जो है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए वो क्रेडिट हेड से स्टार्ट होता है, इसीलिए उसको लिखता है बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन। और डेबिट हैंड साइड में लिखा है टू बैलेंस कैरिड ऑन। तो बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, टू बैलेंस ब्रॉड ऑन जो है आपका क्या रहेगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा लास्ट ईयर का और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे आप टू बैलेंस कैरिड ऑन में। और आगे है दो चीज़ें आपने लिखनी है बाय प्लेजर में, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाली फिगर, ठीक है, जो आपके पास कहाँ पे गिवन होगी, आपके इंफॉर्मेशन में गिवन है। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए आपके जो है दोनों में से, अब मैंने क्या कहा, या तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर होगा या तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए बच्चों 70 और 90 हैं, ये तो क्या है आपके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे 90,000 और क्लोजिंग कितना है 70,000, और टैक्स है यहाँ पे गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन 70,000। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो इनकम टैक्स पेड है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है दोनों साइड ऊपर बैलेंसिंग फिगर लिखा है, इन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज गिवन होगी क्वेश्चन में, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, अगर इनकम टैक्स पेड जो है आपके पास गिवन है तो आप इजीली निकाल सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड विद बैलेंसिंग फिगर। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है तो आप निकाल सकते हैं इनकम टैक्स पेड की बैलेंसिंग फिगर, और उसको आप क्या करेंगे, जो आपने जीडीपी जो आपने पढ़ा उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज हमने सीखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के थ्रू जो है हम किस तरीके से जो है वो उसका जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।